हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निक क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे बार्क के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके डाउट में रहते हैं कि हमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए, कितने हमें फ़ोटोकॉपी करवानी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पे लगेंगे। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे ये जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब का मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और इसमें देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की हम बात करने वाले हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है, आगामी जो आपका स्किल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट सेक्शन है जो कि स्किल टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था। तो देखिए यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपका जॉब लगना एक जो सपना होता है वो सपना यहाँ पे सब कुछ सच कर पाते हो, क्योंकि ये एक वैकेंसी नहीं है, ये आपका एक फ्यूचर है। क्योंकि इसमें जो भी सब कुछ जितना भी आप सोच सकते हो आपको उससे ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत सरकार की जॉब है और ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में आती है, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। जो कि यहाँ पे क्या होता है, खोज की जाती है, कहना मतलब जो भी नई उपकरण होते हैं या जो भी मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आप रिसर्च में देखते हो। क्योंकि जो भी आज के युग में जो भी नई चीज़ चाहिए होती है उसका ये एक आगामी समय में उसको बनाता है और उस पर रिसर्च करता है। देखिए जितने भी आपके पॉइंट्स हैं हम उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे धीरे धीरे बात करते जाएंगे। और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी हो तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि आज मैं काफ़ी समय बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय बाद में मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि हमें भी क्या होता है, ड्यूटी जाना होता है, ड्यूटी से वापस घर पे आते हैं तो वो टाइम निकल जाता है। तो सबका फ्यूचर ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि हम जब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो देखिए डियर कैंडिडेट, ये मेरे पास आया था, ओके, मेल पे इन्होंने सेंड किया था, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 के लिए, ठीक। कैटेगरी फर्स्ट तो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट 2.5 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2020 NRB रिगार्डिंग, ओके। तो इन्होंने भेजा था, मेरा रेफरेंस था रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था 25/9/2021 सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 25 सितंबर 2021 की बात है। अब इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हर पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखो आपको टाइम लग सकता है ये वीडियो देखने में, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें जो भी सब कुछ हुआ था, ओके, पूरे पॉइंट्स जो इन्होंने मेरे पास मेल पे सेंड किया था वो सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन, यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, ओके। देखिए रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 25/9/2021 सैटरडे फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 2 इलेक्ट्रिशियन पोस्ट, कोड नंबर ये था, ये हमने बात की थी 2.5 फॉर लिस्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट, ओके। क्या हुआ था, मैं शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट के लिए मैं क्या हो गया था, वहाँ शॉर्ट लिस्ट हुआ था। एज अपलोडेड इन बार्क रिक्वायरमेंट, ये उसकी एक वेबसाइट होती है, ओके, ठीक है। ये 30/9/2021 को ये मेल मेरे पास आ चुका था, मतलब लगभग 5 दिन के बाद में ये मेल आ चुका था। यहाँ इन्होंने शायद रिजल्ट पब्लिश किया था 30/9/2021 को, मेरा एग्ज़ाम लगा था 25/9/2021 को। तो ये इन्होंने रिक्वायरमेंट बार की ये वेबसाइट है, ओके। अब इससे आगे चलते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं पे बात करेंगे वैसे तो, क्योंकि काफ़ी चीज़ इसमें लिखी हुई होती है। देखिए इसने मेरे को जो भी डेट वेट दे रखी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने मेरे को डेट दी है एज पर द सिलेक्शन मेथड नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट for the post of stipendary training K2 based on the merit list prepared after stage 2 advanced test
कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेज 3 स्किल टेस्ट। द स्किल टेस्ट ऑफ सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज न्यू शेड्यूल्ड ड्यूरिंग 8/11/2021। मेरा जो कहने का मतलब जो स्किल टेस्ट के लिए जो मुझे बुलाया गया था 8 नवंबर 2021 को मुझे बुलाया गया था। आपको डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है 8 नवंबर 2021 एंड 9/11/2021 एट, कहने का मतलब 8 नवंबर और 9 नवंबर 2 दिन इसका क्या हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था। ठीक है, 2 दिन इसका क्या हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था। तो मेरा 8 नवंबर को था और बाकी बच्चों का यहाँ पे 9 नवंबर को था, क्योंकि ये शिफ्टों में इन्होंने स्किल टेस्ट लिया था। आगे बात करेंगे फादर एंजल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नवी मुंबई, द कंप्लीट एड्रेस ऑफ विच इज गिवन इन नेक्स्ट सेकेंड। ओके, ये क्या नंबर, सेकेंड नंबर का पेज है, उस पर ये सब कुछ दे रखा है। अब जो मेरा स्किल टेस्ट हुआ था ये कौन सी जगह हुआ था, फादर एंजल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है और इसी के अंदर क्या है, एक ITI कॉलेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया था, हमारा स्किल टेस्ट लिया था। तो अगर आपका यहाँ पे आता है तो काफ़ी अच्छी संस्था है, यहाँ पे आपकी हेल्प भी की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सब कुछ दे दिया जाता है, तो वहाँ पे टीचर्स जो रहते हैं आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप छोटे मोटे कोई गलती करते हो तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइए। वहाँ पे जो भी कुछ होगा वो आपके जो भी स्किल टेस्ट के अंदर जो आएगा प्रैक्टिकल, वो आप किस तरीके से करते हो और उनको किस तरीके से आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो। क्योंकि जो भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि वो टीचर हैं, वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो आपको जो भी कुछ पूछेंगे उनके आधार पर आपके नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। अब स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी समय पहले मैंने बनाया था। उसके बाद मैं यूट्यूब पे काफ़ी समय बाद में आज क्या मतलब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि बार स्किल टेस्ट के लिए हमें थोड़ा गाइडेंस दीजिए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और कौन कौन सी वीडियोज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपको सब कुछ बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था, ओके, जो मैंने सब कुछ किया था वो आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ। देखो, आप जब भी नई जगह जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, द वेन्यू ऑफ द स्किल टेस्ट कैन बी रीच्ड फ्रॉम वासी बस डिपोट एंड वासी रेलवे स्टेशन। ये इन्होंने रास्ता दे रखा है कि मतलब आपको कैसे क्या पहुंचना होता है। थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल अटेंडिंग द स्किल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन एनेक्स फर्स्ट एंड रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू इंडिकेटेड इन एनेक्स सेकेंड बाय एडरिंग स्ट्रिक्टली टू द डेट एंड टाइम मेंटेन्ड देयर इन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आगे चलिए, क्योंकि इसने बता रखा है कि भाई आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डेट टाइम विल बी एंटर्ड। कहने का मतलब जो आपका स्किल टेस्ट है होगा, जिस डेट को क्या मतलब आपको जो डेट दे रखी है उसके हिसाब से आपको उस डेट में कोई चेंजेस आपके लिए नहीं किया जाएगा। तो आपको जो डेट दे रखी है उसी डेट को आपको वहाँ पे पहुँचना है। देखिए 5वें नंबर का पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर ओन एग्रीमेंट, क्या सॉरी अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रेवल अकोमोडेशन एट नेवी मुंबई। अकोमोडेशन जो फोरम होते हैं TIA की बात कर रहा है। जो SC/ST वाले जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए TIA ये आपको देता है, क्या मतलब ट्रेनिंग अलाउंस जो मिलता है, आपके आने जाने का जो किराया होता है वो आपको यह वापस प्रोवाइड करवाता है। जो भी SC/ST के स्टूडेंट हैं या जो कैंडिडेट हैं उनको मैं रेफ़र करने के मतलब मैं बताना चाहूँगा, SC और ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एक TF फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा यहाँ पे देखो ओरिजिनल ट्रैवल टिकट आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ ट्रैवल के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है, जो आपका सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। और उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देना होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो भी आप बस में सफ़र कर रहे हो या तो बस की बात कर सकते हो, या आप
ट्रेन में सफ़र करें तो ट्रेन का टिकट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो यहाँ पे आप सेकंड क्लास के डिब्बे में आप यहाँ पे जा सकते हो। सेकंड क्लास का जो डिब्बा होता है क्या मतलब जो कोच होता है उसमें आप बैठ के जा सकते हो, या आप यहाँ पे जनरली आप स्लीपर का भी आप टिकट करवा सकते हो। ओके, तो स्लीपर का जो होता है इसने उसको सेकंड क्लास में इन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास का मतलब आप वो भी ले सकते हो, जनरल टिकट के लिए भी बोल सकते हैं, या आप स्लीपर के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे स्लीपर का टिकट लिया था तो मेरा जो रिफ़ंड था वो आया भी था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लीपर का यहाँ पे टिकट लेके आप जा सकते हो। ओके, अब इससे आगे हम बात करते हैं। एडमिशन विल बी रिमिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट की जो स्लिप है वो आपको चाहिए होती है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको क्या होती है, मैं कहने मतलब फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे जमा करवानी होती है सेपरेटली। एंड नो कैश पेमेंट विल बी मेड, कहने मतलब ये बैंक अकाउंट के अंदर ही आपको पेमेंट कहने मतलब सेंड करेगा, क्या मतलब आपको देगा, या कहने मतलब कैश नहीं देगा। ओके, आप समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द बार्क वेबसाइट, इस बार्क वेबसाइट पे आप ये सब कुछ विजिट कर सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो कैंडिडेट शुड फॉलो कोविड-19 प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करना था, जो कि काफ़ी समय पहले कि हम 2021 की बात है, तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे कोविड चल रहा था। ओके, तो इससे आगे हम चलते हैं। कन्विंसिंग इन एनी फोरम विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप कुछ भी इसमें कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई कुछ नहीं करेगा, या अपने जो मोहर लगी हुई होती है उसके बारे में है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड नंबर के पेज पे देखो, आपको गलती नहीं करनी, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए होती है वो मैं इस वीडियो में दे ही रहा हूँ। इसके अलावा कहने का मतलब यही है, आप वहाँ पे जाइए, अपनी तैयारी के साथ में जाइए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो आज यहाँ से आप देख करके आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेड, ओके, प्रोड्यूस्ड वाइल अटेंडिंग स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एट लिस्ट वन ओरिजिनल, ओके, क्या चाहिए, वन ओरिजिनल नोट, फोटोकॉपी और स्कैंड कॉपी। इसका मतलब क्या है भाई, एक जो ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो आपको एक ओरिजिनल आईडी आपको लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके नहीं जानी। जनरली आप वैसे लेके जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको ओरिजिनल आईडी साथ में रखनी है। वैलिड अप टू आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ओके, जो आपके प्रूफ होते हैं उसके लिए पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड ले कर जा सकते हो, कार्ड और पैन कार्ड। ओके, वेरिफिकेशन एट द टाइम, जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी आईडी यहाँ पे चेक की जाती है। ओके, कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर और आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो नाम है वो सेम है या नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। ओके, इससे आगे देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द स्किल टेस्ट with the original and one set of self attested xerox copies of the following documents। देखिए इसने काफ़ी अच्छी बात बोली है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है, ना कि किसी अदर कोई गजेटेड ऑफिसर से साइन वाइन नहीं करवाना होता है। ठीक है, तो देखिए द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, जब आप स्किल टेस्ट के लिए क्या करोगे, वहाँ पे जाओगे, रिपोर्ट करोगे, तो स्किल टेस्ट विद द ओरिजिनल। ओके, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वन सेट। ओके, क्या जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके 10th के मार्कशीट हो गए, 12th के मार्कशीट हो गए, आप जनरली लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो 12th की मार्कशीट, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, उसके बाद में ITI की मार्कशीट, ओके, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ओके, ITI का सर्टिफिकेट, ओके, उसके अलावा फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ITI सर्टिफिकेट चाहिए और ITI, ये सब कुछ बस नॉर्मली इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा शो कर रखे हो जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने होते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपना छूटने वाला था, जो कि मुझे याद आ गया,
तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको साइट पे मिल जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ज़रूर लेके जाइए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर ए, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ए, ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड था, कब, जैसे मान के चलो मेरा 25/9/2021 को एग्ज़ाम लगा था, तो वो एडमिट कार्ड लेगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। जैसे बार का आपने अभी एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट आ गया, ओके, तो वो एडमिट कार्ड की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पे लेके जानी है। ओरिजिनल कॉपी, फ़ोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो और उसके साथ में ओरिजिनल कॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो रिटर्न जो आपका प्री और मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे जो आपको एडमिट कार्ड जो साइट पे अपलोड किया गया था, आप एग्ज़ाम देने गए थे उस एडमिट कार्ड से, तो वो कॉपी आपसे लेगा। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 25/9/2021 को हुआ था, ठीक है। कंटेनिंग द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने एंट्री किए थे तो वहाँ पे आपको क्या करना था, तो खुद का साइन भी करना होता है और जो आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनके भी आपको साइन करवाने होते थे, ठीक है। तो वो एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सपोर्ट बाय अप्रोप्रिएट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, ओके। तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, ओके। हम क्या समझ लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। आप वैसे तो समझ गए होंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो और तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, तो आपको वैसे इंग्लिश मैथ्स से ज़्यादा अच्छी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ओके। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोल दिया इसने। देखो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने 10th के बाद में जो भी कुछ कर रखा है, क्योंकि देखो आप छुपा नहीं सकते। अगर आप कुछ छुपाते हो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो और अभी आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और पॉलिटेक्निक अभी अपेयरिंग में चल रही है, तो आप वो हाइड कर सकते हो, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपने 10th के बाद में जो स्टार्ट किया था, जितने भी जैसे 10th के मार्कशीट हो गए, उसके बाद में जैसे आपने 10th करके आपने ITI में एडमिशन ले लिया हो, तो आपका 2 साल का जो ITI का कोर्स होता है तो उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होती है, तो वो आपको लेके जाना है। उसके अलावा अगर आपने जैसे 12th भी की है, जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद में तुरंत ITI में एडमिशन लेते हैं और ITI के साथ साथ में वो 12th भी कर लेते हैं, जो कि एक साइंस का पेपर दे करके वो पास हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, वो 12th के में जो मार्कशीट, जो आपने साइंस मतलब इंग्लिश का जो पेपर दिया था, तो साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपने इंग्लिश का पेपर पास करते आपको क्या मिला, साइंस का 12th का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, दिखा सकते हो। और उसके अलावा आपको आगे जैसे अगर आपने पॉलिटेक्निक भी कर लिया है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आप दिखा सकते हो। अगर उसका रिजल्ट आना बाकी है तो आप वहाँ पे शो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। सपोर्टेड बाई अप्रोप्रिएट सीट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम SSC 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, ओके। तो जो भी है 10th की जो मार्कशीट है उसके बाद का जितने भी क्वालिफिकेशन आपने जो भी सब कुछ कर रखा है वो आप वहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। आप समझ गए। उससे आगे चलते हैं। इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंटेन, ऑप्शन सी देखिए, इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंटेन एट बी अबव आर इन द कस्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे मान के चलो आप 10th कर लिए, ITI कर लिए, अब ITI के बाद में आप क्या कर रहे हो, वहाँ से किसी अदर कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो। अब पॉलिटेक्निक जब आप करने जा रहे हो, क्या मतलब रेगुलर चल रहा है, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो। जैसे आपने 10th की मार्कशीट जमा करवाई होगी, ITI के सर्टिफिकेट विद ITI की मार्कशीट आपने वहाँ पे जमा करवा रखी है, तो आपके पास क्या नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा है। तो अब वो जमा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कुछ तो लिखित में लेके जाना रहेगा। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं भाई, कस्टडी में है तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट और कॉलेज वेयर द कैंडिडेट्स आर करंटली परसुइंग हायर स्टडीज, क्या मतलब आप हायर स्टडी प्राप्त करो। भाई ITI के बाद में आप पॉलिटेक्निक हायर एजुकेशन में आता है,
तो आप वो कर रहे हो, तो ए सर्टिफिकेट टू द दिस इफेक्ट इश्यूड अंडर द सिग्नेचर एंड सील बाय द competent authority of such institute college should be proceed in original। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे, ओके, जो आपने किसी अदर कॉलेज में पॉलिटेक्निक करने के लिए आपने जमा करवा रखे हैं, अब वहाँ से आप उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे, जैसे वो डॉक्यूमेंट जैसे आगे किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं चेक वेक होने के लिए, तो आपको वो मिल नहीं सकते उस टाइम पे, जैसे आप अभी कर रहे होंगे तो आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसी कॉलेज में जहाँ पे आपने एडमिशन करवाया था उस कॉलेज में जाइए और आपको लिखित में एक शपथ पत्र जो भी होता है उनकी तरफ से A4 साइज़ का पेपर शीट लेकर के आप उस पर सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जमा करवाए थे वो सब कुछ लिखवा लीजिए। लिखवा करके आप कॉलेज की सील और सिग्नेचर आप करवा करके वहाँ पे वो जो लिख के देंगे कॉलेज वाले उसको भी आप वहाँ पे शो कर सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो वो उस नोटिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जा सकता है, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए क्या करना है, सिग्नेचर एंड सील बाय जो मेन इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से जिसको भी आप जमा करवा रखे हो वहाँ पे सील के साथ में आपको ये सब कुछ वहाँ पे शो करना होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। कुल मिला करके आपको डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तब आपको ये काम करना है, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे पॉइंट देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे मान के चलो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं या प्राइवेट, देखो आप जनरली अगर अभी तक जॉब नहीं लग रहे होंगे तो आप प्राइवेट में किसी न किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पर अगर आप पढ़ा रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहाँ से लेना होता है। अगर आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो कि भाई मैं इस जगह काम कर रहा हूँ तो वहाँ से आपको क्या करना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको ले लेना होता है। जैसे देखिए इसको देख लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर in case the candidates already employed on regular basis in any central या state government public sector undertaking automations bodies। ठीक है, तो इसका मतलब वही होगा कि कहने का मतलब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या मतलब इस जहाँ पे अगर आप इस डिपार्टमेंट में अगर बार्क में जैसे आप जाना चाहते हो तो बार्क अगर आपको लेता है तो इस जो आपका जो डिपार्टमेंट है क्या नाम जहाँ पे आप प्राइवेट सर्विस कर रहे थे तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें ज्वाइन कर रहे हो, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो आराम से आपको डिपार्टमेंट में सिलेक्शन दे देते हैं। ठीक है, भाई आपत्ति होगी तो वही कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, तो नहीं ले पाओगे ना, तो इसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो आगे देखिए ये पॉइंट, SC/ST कैंडिडेट शुड ब्रिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय competent authority duly authorized for this purpose in the proximate format। देखो जो SC और ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, ऑथोरिटी क्या मतलब डबली ऑथोरिटी क्या मतलब जो ऑथराइज जो सिग्नेचर होते हैं वो होने चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बना हुआ है वो कम्प्लीटली वो अवेलेबल होना चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। जनरली जैसे आपने जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका वैसे सेंटर वाला मांगता है, लेकिन अगर सेंटर वाला नहीं है तो आप उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको स्टेट वाला भी आपको लेके जाना पड़ेगा, यह बात ज़रूर ध्यान में रखें। तो इससे आगे चलिए, F पॉइंट देखिए। F पॉइंट में आपके काफ़ी डाउट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई क्लियर हो रहा है, मुझे लगता है। देखो OBC कैंडिडेट शुड ब्रिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority duly authorized for this purpose in the prescribed format with non criminal certificate। देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो OBC वाले जो कैंडिडेट होते हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट जो अवेलेबल होता है वो लगभग 1 ईयर के लिए होता है, तो वो हर बार क्या होता है अपडेट होता रहता है। तो अगर आपके पास क्या मतलब अवेलेबल है, पुराना है, तो उसको न्यू में कन्वर्ट करवा लीजिए, क्या मतलब अपडेट करवा लीजिए, और बाकी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ये क्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या मतलब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी आप उस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात आपके समझ में आ गई कि मतलब OBC वाले तो उनको तो अपडेट करवाना पड़ता है। इसके अलावा आगे चलते हैं,
आपके पॉइंट खत्म होने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कैंडिडेट क्लाइमिंग रिजर्वेशन अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, क्या नाम, जो EWS वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले होते हैं, जैसे EWS सर्टिफिकेट अगर बन रखा है तो वो आपको वहाँ पे लेके जाना होता है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड असिस्टेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ओके, तो ये आपको पॉइंट देख लेना है। इसके अलावा एज पॉइंट देखिए, प्रूव द इफेक्ट दैट द कैंडिडेट्स हैज बीन अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड्स इफ़ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ लागू होंगे, ये नियम जो दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेट कश्मीर डिवीज़न, ये आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी था मेन इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आगे चलते हैं, आगे अगर कुछ होगा देख लीजिए। मेरा यहाँ पे नाम देख सकते हो, मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ जो कि यहाँ पे टॉप फर्स्ट पे मेरा नाम है। ओके, ये मेरे एप्लीकेशन नंबर थे, अनुराज जाजुरिया, कास्ट मेरे SC से था, और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था फादर एंजल ITI जुहूनगर सेक्टर 9 वासी नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये लगभग हम कैंडिडेट थे। मेरा डेट ऑफ इंटरव्यू 8/11/2021, रिपोर्टिंग टाइम था मेरा मॉर्निंग में। ठीक है, तो काफ़ी जानकारी मैंने दे दी है, क्योंकि मैंने अगर एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने जाना है। ओके तो इसमें एग्ज़ाम देने से काफ़ी जानकारी मैं आपको दे पाया। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूँ कि लगभग हम 32 कैंडिडेट थे और लगभग 6 पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और प्री मेन और स्किल हमने सब कुछ दिया। ठीक है, तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप AMR टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी वीडियोज़ मैं आगे आने वाले टाइम में जितने भी अपलोड करूँगा, तो बात का जो स्किल टेस्ट होगा, ओके, जिस दिन आप देने जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो उस फॉर्म के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि वो फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। क्योंकि मैं वहाँ से मेरा फॉर्म जो गलत हो गया था तो मैं मेरे बैग में लेके आ गया था। तो वो फॉर्म क्या नाम था, जनरली फॉर्म है, वैसा कुछ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फॉर्म था तो वो क्या मैं डस्टबिन में फेंकने से बढ़िया है कि मैं मेरे पास रख लिया था, तो मैं आपको यूट्यूब पे वो शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें बेसिक जानकारी होती है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि उसमें गलती नहीं करना होता। अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको हो सकता है वो दोबारा न्यू फॉर्म ना दें, तो इसलिए वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी आपके वीडियोज़ रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड या अदर जो भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आपके लिए यहाँ पे पर डे या वीकली एक दो वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सर्विस के अंदर यही होता है कि टाइम हम थोड़ा निकाल नहीं पाते हैं। जैसे सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो मैं आज सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय। और AMR टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसके टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिकल के नाम से इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल क्लासेस या के नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है। तो वहाँ पे लगभग 45 के करीबन या 43 के करीबन वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिकल हैं उनको मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ पे उन वीडियोज़ को देख करके आप कहीं पे भी किसी भी आसपास के ITI में जा करके आप उन सर्किट डायग्राम को देख करके आप उनको समझ करके आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ वहाँ पे अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास किया हूँ और उसी से मैंने काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन लेते हुए भी मैंने देखा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको उन वीडियोज़ को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।